चलो इस बात को दूसरे ढंग से समझो आप कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो हो रही थी तो उस समय हिंदुस्तान में हो क्या रहा था, यानी 1942 के बाद आ गया। क्योंकि हमारा जो मेन सोच है, जो हम लोग बैठे हैं, ज्ञान की दुनिया तो असीमित है हर चीज़ की, और ये बात किसको क्या बात पता थी इसको कोई जान नहीं सकता। क्योंकि हो सकता है 100 नेताओं को पता हो, आप बहुत खोज करके 2 नेताओं को जान पाओ कि इन्हें पता थी। लेकिन मोटे तौर पे समझ लो कि जितने बड़े बड़े लोग थे वो ये बात जानते थे कि अंग्रेज जो है ये हमें सत्ता दे के जा रहे हैं, इसे ले लो जल्दी से। तो इसकी जड़ की बात को अगर हम समझ लें, एट एनी कॉस्ट, कि आप ये देखो कि 1946 में वेवल के द्वारा एक समझौता हुआ जिसमें यह बात तय हो गई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन नहीं होगा और 3 तरह के राज्य बनेंगे। एक में यह तय होगा कि इसमें मुस्लिम ही मुख्यमंत्री होगा, एक में यह तय होगा कि इसमें हिंदू ही मुख्यमंत्री होगा, और बाकी अधिकांश में कोई भी बन सकता है। ये बात कांग्रेस और साहब और जिन्ना भी इस पर सहमत हो गए थे। अब अगर ये बात हो रही होती तो 40 में बहुत सी और बातों पे बात करी जाती, करते ना जब सब नेता, भाई एक बात हो रही है तो। लेकिन उसके बाद जब माउंटबेटन आए तो माउंटबेटन क्या प्लान लेके आए कि 1930 से हम जो बात लोगों के दिमाग में पका रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये हर हालत में बनना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता को आपस में इसके बनने के साथ लड़ देना चाहिए आपस में। और इस परिस्थिति को पैदा करने में माउंटबेटन की खुद की डायरी के अनुसार उन्होंने नेहरू, पटेल और जिन्ना तीनों का मैनेजमेंट कर लिया, तीनों को मैनेज किया। जिन्ना के पीछे एक ऑफिसर, पटेल के पीछे दूसरा ऑफिसर मेनन, और नेहरू जी के पीछे कौन? लेडी माउंटबेटन। 4-5 लोग मिलके बैठ के ये पूरा खेल रच दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन का। तो गांधी जी या और नेता क्या करेंगे? जब विभाजन हो गया तो गांधी जी तो चले गए वहां। हाँ, कांग्रेस का संपूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव था और लड़ाई बड़ी मजबूत थी। और अगर हम गांधी को भी पढ़ें लास्ट डेज में, तो गांधी जी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता नहीं मान रहे थे शुरू में कि ये स्वतंत्रता दी जा रही है, इसको गांधी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब माहौल हिंदू मुस्लिम का, लड़ाई का और सारी चीज का हो गया तो उससे बहुत सी बातें दब गई। और पटेल, नेहरू और जिन्ना की जो सत्ता की लालसा थी, पटेल की तो बहुत ज़्यादा है, तो इस लालसा के तहत सारी चीज़ें दब के सब हमने अपना गवर्नर जनरल ही माउंटबेटन को बना दिया। उससे बढ़िया तो जिन्ना रहा, उसने कम से कम माउंटबेटन को स्वीकार तो नहीं करा, उन्होंने कहा हमारी सत्ता है। तो बहरहाल ये तो लास्ट की बात है। लेकिन हमें जो बात समझनी है एक दूसरा पक्ष, कि ये सब बातें जानने के बाद लड़ने के लिए कौन आदमी तैयार है इन सब बातों के लिए, और वो आदमी कैसे तैयार होगा और वो कौन है। नहीं, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी भारत राष्ट्र, जो भारत की राष्ट्रीयता है, भारत राष्ट्र के लोग हैं, वो जब मानेंगे कि भारत राष्ट्र हमारा है तभी तो ये लड़ाई है। अगर वो मानेंगे ही नहीं तो लड़ाई काहे की है? तो जो वेस्टर्नाइजेशन में फंस गई बात, अब हमारे अधिकांश बच्चे ये मानते हैं कि हमारा कहाँ कैरियर होना चाहिए? यूरोप में। यूरोप जाना चाहते हैं, माँ बाप बच्चे को यूरोप भेजना चाहते हैं। तो जो इस मोह से बचेगा वही तो लड़ेगा। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक छोटे से संक्षिप्त उसमें एक पूरे इतिहास की बात बता दूं कि अंग्रेज कितने चालाक और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या करा। देखिए, 1857 में जब हिंदुस्तान में लड़ाई हुई
तो उस लड़ाई में क्या कोई सेनाओं का ये विभाजन था कि ये हिंदू की सेना है, ये मुसलमान की है, ये कंजड़ है, ये भातु है, ये है? कोई था? कहीं वाल्मीकि भी नेतृत्व कर रहे थे, कहीं दूसरे भी नेतृत्व कर रहे थे। यानी भारतीय समाज में ये विभाजन इस रूप में नहीं था, हेट के रूप में, ये एक सिस्टम था। तो भारत के इस सिस्टम को 1757 में समझने के बाद जो काम अंग्रेजों ने किए, उसके ज्ञान को हम आज तक ढोते हुए आपस में लड़ने में उतारू हैं। तो पहले तो हमारी आपस की लड़ाई रुके उन बातों से। क्या कहा उन्होंने? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी बनी, प्लासी का युद्ध इन्होंने बता दिया, उस पर मैं नहीं जा रहा क्या हुआ, और भी फैक्टर हैं। केवल इतना कहना चाहूँगा कि 1600 के बाद अंग्रेज यहाँ आने शुरू हो गए। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी। अंग्रेज जो व्यापार कर रहे थे उसमें भारत के गांव की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहे थे। ये प्लासी से पहले की बात है। उन्होंने गुमाश्ते सेट किए, गुमाश्ते यानी पैसा लेके गांव में जाने वाले, जिन्होंने कहा तुम्हारा कपड़ा हम खरीदेंगे, यानी उस अर्थव्यवस्था से मुक्त करके हम खरीदेंगे और एडवांस तुम्हें पैसा देंगे। तो इस सारी उनकी आर्थिक संरचना में भारत के बहुत से व्यापारियों को उन्होंने अपने साथ ले लिया किसी न किसी रूप में। तो एक आधार उनका पकड़ा था। 1757 में राज्य मिल गया। राज्य मिलने के बाद जो उन्होंने जमींदारियां बेची, यानी 50 गांव की जमींदारी इस आदमी को, 25 गांव की इसकी, तो वो जमींदारी लेने वाले सबसे ज़्यादा थे ब्राह्मण लोग। तो वारेन हेस्टिंग ने, नहीं उसने, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से एक विचार का क्रिएशन किया, जिस विचार में दम कुछ नहीं है लेकिन हम लोग सब मानते हैं उसको। उसने कहा कि भारत जो है, इसमें संस्कृत भाषा से सारी भाषाएं निकली हैं और संस्कृत दुनिया की श्रेष्ठ भाषा है, और इसका समन्वय किससे? लैटिन और ग्रीक से। और फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैक्स मुलर तक पहुंच गई बात ये कि कोई आर्य नाम की जाति थी जो मध्य एशिया में रहती थी, यानी जर्मनी के आसपास, वही हिंदुस्तान आए और वही यूरोप में गए। क्योंकि हमें इंग्लैंड के बारे में भी समझना चाहिए कि इंग्लैंड में जो सैक्सन जाति है वो भी जर्मनी से गए थे। हाँ, वो भी जर्मनी से गए थे। इसलिए जर्मनी को सेंटर मान लो, हम उधर चले गए, ब्राह्मण यहाँ आ गए, या आर्य के नाम में उसमें कुछ और जातियां बटोर लो सवर्णों की, और भैया हम तुम तो भाई भाई हैं, हम पहले आए तुम। तो ये थ्योरी जो उन्होंने दिमाग में डाली, ये आज तक आर्य थ्योरी हम लोगों के दिमाग में है, पढ़ाई भी जा रही है। आर्य समाज तो बाद में चलो प्रतिक्रिया में बना, लेकिन आर्य थ्योरी आज तक है और पढ़ाई जा रही है। इससे उन्होंने ब्राह्मणों को साधा इस रूप में कि हम बाद में आए, तुम पहले आए, तुम हमारे भाई। तो विवेकानंद जैसा व्यक्ति ये बात लिखता है कि बंगाल के ब्राह्मणों को इस बात का गर्व है कि उनके भाई बंधु आ गए हैं जो शुद्ध हैं, और वो यहाँ थोड़े से अशुद्ध हो गए थे, उन्हें सही कर रहे हैं। वो आके यहाँ अशुद्ध क्यों हो गए? यहाँ वो कायस्थों के संपर्क में आ गए, तो उसमें कुछ बुराइयां आ गई कायस्थों से, तो अब वो शुद्धता की ओर जा रहे हैं। तो एक कम्युनिटी को उन्होंने साथ लिया बंगाल पे शासन करने के लिए। अब जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने दक्षिण में एक पादरी था कार्डवेड नाम का, उस पादरी ने एक थ्योरी लाया द्राविड़ की। वो थ्योरी पहले कहीं नहीं है। द्राविड़ नाम की एक छोटी सी लैंग्वेज होती थी, इससे ज़्यादा उसका रोल नहीं है। अगर आप भारत के पुराने ग्रंथों में जाओगे तो वो दक्षिण की जो 20 भाषाएं गिनाएगा, उसमें द्राविड़ी भी एक भाषा है जो कुछ लोग बोलते हैं। इसके अलावा इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। तो कार्डवेड नामक पादरी ने दक्षिण में इस विचार को प्रोपगेट किया कि आप लोग द्राविड़ हो, जिनका उन आर्यों से कोई मतलब नहीं है। आर्यों ने तो आपको भगा दिया उत्तर भारत से दक्षिण की ओर, और वो आपके शत्रु हैं।
और आप पहले ईसाई थे, सेंट थॉमस चर्च के लोग, लेकिन आप अपनी ईसाइयत भूल गए और धीरे धीरे इन हिंदुओं के प्रभाव में आ गए। ठीक है, तो आज भी वो चेतना दक्षिण में है द्रविड़ों की, आज भी है। तो ये अंग्रेजों ने शासन करने के लिए किया। अब आ जाइए हिंदू मुसलमान पे। गिलक्राइस्ट नाम का एक आदमी था, फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रोफेसर। तो उसे एक काम दिया गया कि भारत की एक जबान है जिसे कहते हैं हिंदवी। अंग्रेजों ने हिंदवी भाषा, तो जो शुरू के अंग्रेज आए वो लिखते हैं अपने लेटर में कि ये हिंदवी भाषा जो है इसको पर्शियन में भी लिख लिया जाता है और देवनागरी में भी, यानी हिंदी उर्दू अलग नहीं है, एक ही भाषा है। अब गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम में बैठ के काम क्या हुआ कि कुछ पंडितों को और कुछ मौलवियों को वहां नियुक्त किया गया पैसे देके, जिनका काम था कि हिंदवी भाषा में से पंडितों का काम क्या हुआ, संस्कृत के शब्द बढ़ा दो और अरबी फारसी के शब्द निकाल दो तो बनेगी हिंदी। और मौलवियों का काम क्या हुआ कि संस्कृत या दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द कम करो और उर्दू फारसी के शब्द बढ़ा दो। उर्दू तो थी वो, फारसी के शब्द बढ़ा दो तो वो हो जाएगी उर्दू। तो साहब हम लोग बाद में कहाँ पहुंचे कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कौन से मुसलमान उर्दू बोलते हैं? और अगर हम हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा का डेवलपमेंट जो है या उर्दू का डेवलपमेंट, वो तो एक ही बात है, वो एक ही बात है। लेकिन हम लोग के लिए उन्होंने तैयार कर दिया हिंदू और मुस्लिम का खाना। अब आ जाइए अब अपने इतिहास पे, मतलब अर्थशास्त्र के अलावा कितनी चीजें काम कर रही हैं उनके शासन के लिए, दीर्घकालिक बनाने के लिए। इंग्लैंड की महारानी के पास सबसे विद्वान आदमी जो था उसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल जेम्स मिल जो है वो दार्शनिक था, विद्वान। उसके लड़के को सब जानते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो स्वतंत्रता के नाम पे जिसकी किताबें सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, लिबर्टी का प्रतिपादक है, फिलॉसफी का। तो जॉन स्टुअर्ट मिल से पहले उसके जेम्स मिल थे। जेम्स मिल को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई भारत का इतिहास इस तरह से लिख जाना चाहिए कि हमारा शासन भारत पे कभी समाप्त ना हो, दीर्घकालिक हो जाए, यानी सांस्कृतिक रूप से हमसे टेकअप कर लें। तो सोच समझ के वो इतिहास लिखवाया गया। ठीक है, अब हिंदू काल हो गया और मुस्लिम काल हो गया। जबकि कबीर क्या लिखते हैं? कबीर लिख रहे हैं कि ये तुर्क है, यानी तुर्क से अपने आप को अलग कर रहे हैं। राजा जो है वो तुर्क है, तो वो चेतना उसकी उस तरह की नहीं है। लेकिन हिंदू काल हो गया और मुस्लिम काल हो गया। और भी इतिहास में तमाम ऐसी चीजें जिससे आपके अंदर ये बोध बन जाता है कि हम अनपढ़ लोग थे जिन्हें सिविलाइज करने के लिए कोई कौम आ गई और हमें सिविलाइज कर रही है। ठीक है, अब आते हैं मैकाले। मैकाले कहते हैं कि भैया देखिए, एक सवाल आप पूछ रहे थे कि गुरुकुल और ये सारी व्यवस्था क्यों नष्ट हुई। हमारे मंदिर और मुसलमानों के आने के बाद मस्जिद, ये पाठशालाओं का प्राथमिक स्रोत थे। और बड़े स्तर की पाठशालाओं का स्रोत भी राज्य होते थे, जो छोटे मोटे राजा जो भी होते थे वो अपने पाठशालाएं चलाते थे। तो धर्मपाल जी की स्टडी के हिसाब से बंगाल के अंदर उच्च शिक्षा के बहुत सारे विद्यालय थे, जिसमें लॉजिक जैसे कठिन विषय के अलग अलग विद्यालय थे, जिसमें तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था केवल। हाँ, तो यानी हमारा उच्च शिक्षा का व्यक्ति बहुत गहराई में जाके अध्ययन कर रहा था उनके आने से पहले। ये धर्मपाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया अंग्रेजों के पत्र व्यवहार का अध्ययन करके।
तो मैकाले ने क्या कहा कि आप इन्हें ईसाई नहीं बना पाओगे। उससे पहले था कि सबको ईसाई बना दो, जो आपने बताई बात कि भाई दुनिया को जीतना है किसके लिए, ईसाई बनाने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को ईसाई नहीं बना पाए, गुलाम उस तरह से नहीं बना पाए जिस तरह अफ्रीका में बनाया गया कि पकड़ के ले जाओगे, क्योंकि हम लोग सिविलाइज थे। तो उसने कहा कि इन्हें ईसाई नहीं बना पाओगे, इसके लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है, वो मैकाले की शिक्षा पद्धति है। उसका काम क्या है? क्लर्क तैयार करना। क्लर्क का काम क्या है? सोचना नहीं है, जो अफसर बताएगा वो लिखना है बस। यानी सोचने से आपका मतलब नहीं है, बताएंगे हम, याद तुम करोगे। तो हमारा पूरी शिक्षा व्यवस्था आज काय पे चलती है? बताते वो है, याद हम करते हैं। अब बच्चे को एक रटा हुआ उत्तर याद है, सोच नहीं सकता वो। तो जो सोचता नहीं है, जो कौम सोचना छोड़ देती है, उस कौम का पतन शुरू हो जाता है। हम तो यथास्थिति में जहाँ फेंका जाएगा चले जाएंगे, जो हमें बताता रहेगा उसके कई अनुसार चलते रहेंगे, सोचेंगे नहीं। ये आई लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। अब आजकल बहुत भारतीयों का जोर शुरू चल रहा है साहब, हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदू धर्म ग्रंथ। इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया वेद विभाग। उसका विभाग का नाम क्या है? वेद विभाग। जर्मनी से मैक्स मुलर को लाके उसका हेड बनाया गया। काम क्या है इस विभाग का? काम क्या है? इस विभाग का काम है भारत में जो भी प्राचीन ग्रंथ मिले उनको लाओ और उनमें ऐसी तोड़ मरोड़ कर दो कि जो किसी मतलब की बात ही ना रहे। अब उन ग्रंथों का जो अंग्रेजों ने कर दिया अपना काम जिस पे, उसका हिंदी अनुवाद करके हम पढ़ रहे हैं। कहाँ हम इस बात को सोचने जा रहे हैं कि 6वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखे गए उनमें देख लें कि ये बात किस तरह से लिखी गई है। और जैन लोगों का तो बहुत काम था इस पे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई, यही सब काम चलता था, पुराने ग्रंथों का पुनर्लेखन। तो उनको पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन हम तो वो उन्होंने अंग्रेजी में करा, संस्कृत में करा, वो संस्कृत उन्होंने कर दी अपनी, और उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके हम लोगों की चेतना में बात बैठ रही है। तो भारतीय समाज के इतने विभाजन कर दिए हमारे माइंड में कि भारतीयता का लोप हो गया। जाति पे आ जाओ, अब दलितवाद है, तो दलित शब्द पहले किसने इस्तेमाल करा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने। फिर उससे एक डिक्शनरी बनवाई गई, डिक्शनरी में लिख दिया दलित का मतलब ये होता है। उसके बाद फुले जी को तैयार किया गया। फुले, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले लिखते हैं, देखो ये लिखते हैं कि हमारे भाई हैं बंगाल वाले, और ज्योतिबा फुले लिखते हैं हम राजा बलि की संतान हैं और अंग्रेज भी राजा बलि की संतान है। तो ये कौन हुए? हमारे भाई हुए जो हमारी मुक्ति के लिए आए। अब सच तो ये है, तो लड़ाई काहे की थी भाई? लड़ाई ये थी कि अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल में बच्चे जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन आपको क्या पता है महाराष्ट्र के आदमी को कि सावित्री बाई थी प्रथम शिक्षिका जो स्कूल में बच्चों को ले जाती थी और लोग मारते थे और ये करते थे और ये अत्याचार होते थे। तो वो जातिगत कॉन्ट्रडिक्शन था या एक समाज का ये अंतर्बोध था कि हम इस मलेच्छ लोगों के यहाँ स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो अंतर्बोध का सही पहलू क्या है उसे खोजना पड़ेगा। ये बात आ गई। तो और क्या चीज पकी आगे? देखिए हिंदू मुस्लिम सवाल पे अंग्रेजों ने ये सब फैला के चेतना, उसके बाद 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ और पूरा देश लड़ गया कि बंगाल एक ही रहेगा, तो ये अंग्रेजों को बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा सदमा था। तो 2007 में उस वायसराय ने लिखा कि कांग्रेस को उठा के समुद्र में डुबो देना चाहिए, क्योंकि लाल बाल पाल पैदा हो गए इसमें।
तो लाल बाल पाल पैदा हो गए, तो उन्होंने कहा अब इनसे कैसे निपटा जाए। मुस्लिम लीग बनवाई ढाका के नवाब से, पृथक निर्वाचन दिया। पृथक निर्वाचन का मतलब है मुसलमान मुसलमान से ही वोट मांगेगा। जब मुसलमान मुसलमान से ही वोट मांगेगा तो मुस्लिम सांप्रदायिकता मजबूत होगी। भाई जो बड़ा मुसलमान उसको वोट। अब इस पृथक निर्वाचन को शुरू में गांधी जी ने भी समर्थन कर दिया था कि भाई अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं गांधी जी को बाद में समझ में आ गया कि इससे सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है। तो 1916-17 में जब तिलक लौट के आए तो तिलक को इतिहास में बहुत बदनाम करा गया, क्योंकि तिलक भारतीय जनता की आवाज थे। भारतीय जनता की आवाज थे, भाई हमारे समाज में हस्तक्षेप मत करो, इतनी बात तो कह रहे थे। तो इसे बुरा माना गया, हस्तक्षेप करवाना अच्छा माना गया। तो तिलक पे आरोप लगा कि वो हिंदूवाद फैला रहे थे। लेकिन 1916 में तिलक लखनऊ पैक्ट करके हिंदू मुस्लिम एकता कर रहे थे, और उसका विरोध करने के लिए बनाई गई हिंदू महासभा। हिंदू महासभा हिंदू राजाओं ने बनाई, और मदन मोहन मालवीय जैसे लोग उसके थ्योरिटिशियन थे शुरू में। लेकिन उसका विरोध चला नहीं, वो समझौता हो गया। 1921 का असहयोग आंदोलन हो गया। तो असहयोग आंदोलन के बाद विचार चला कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनना चाहिए इंटेलेक्चुअल सर्किल में। और इधर सावरकर जी लाए गए, उधर जिन्ना लाए गए। दोबारा से जिन्ना चले गए थे छोड़ के। पाकिस्तान की बात करो, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करो, यानी भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत कितने राष्ट्र हैं? 2। भारत कितने राष्ट्र हैं? 2। हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। और अंग्रेज जाते वक्त द्रविड़ नाडु भी बनाना चाहते थे, द्रविड़ चेतना थी। दक्षिण से आंदोलन उत्तर भारत के खिलाफ, वो चेतना थी। तो जाते वक्त उन्होंने, अब देखिए 31 में क्या हुआ, गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट। क्योंकि ये सब बात अगर आप नहीं करोगे, हम लोग वोट मांगने तो निकले नहीं हैं कि वोट के कारण चुप रहे, अपनी बात ना कहें। हमने दलितों नेताओं से पूछा कि भाई पूना पैक्ट में ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप गांधी के आलोचक हो, क्या बुरा काम उसमें हुआ है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी गए थे समझौता करने के लिए अंग्रेजों से औपनिवेशिक स्वराज्य के सवाल पे 1930 के आंदोलन के बाद, सबने आज्ञा के बाद। लेकिन वहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कुटिलता के साथ उस बात को पेंडिंग में डाल दिया और ये कहा कि भारत में कई समाज के लोग जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, इसलिए उन पर अत्याचार होते हैं, उनका रिजर्वेशन करेंगे, सिखों का और दलितों का। तो महात्मा गांधी ने बायकॉट कर दिया उसका, मीटिंग का, और चले आए। लौट के आए, चूंकि उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर ये बात जब अंग्रेजों ने लागू करने की कोशिश करी अंबेडकर के सहयोग से, तो महात्मा गांधी ने अनशन किया। अनशन करने पे जब पूरा दबाव बना, अंबेडकर आए तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें आरक्षण से 40 सीटें मिल रही हैं तो तुम बिना आरक्षण के 80 ले लो, सीटें तो चाहिए वहां, लेकिन भारतीय समाज को तोड़ो मत और ज्यादा। तो इसमें गांधी जी ने कौन सा बुरा काम कर दिया कि सब नाराज हैं। तो पूना पैक्ट किसी को नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये पता है पूना पैक्ट में गांधी जी ने हमें धोखा दे दिया और गांधी जी दलितों के विरोधी थे। ये हर दलित को पता होगी बात, पूना पैक्ट की बात छेड़ देगा। तो अंग्रेजों ने एक कुटिलता से, और भी आपको बताया 1951 के वक्त जो माहौल था, वो माहौल था जो कम्युनिस्ट लोगों ने एक थ्योरी उठाई कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, इसके अंदर कई राष्ट्र हैं। आंध्रा एक राष्ट्र है, एक लैंग्वेज एक राष्ट्र। उस थ्योरी को उठा के वो इस बात के समर्थक हो गए कि भारत में कई टुकड़े हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ हाँ, तो ये सब कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने हमारे भारतीय समाज को उन सारे बीजों में बो दिया जिसकी फसल आज खड़ी हुई है चारों तरफ। अब हमारे पास अगर ऐसे लोग नहीं हैं जो ब्रिटिश इस कॉन्स्पिरेसी को जो हमारे माइंड पे ऑपरेट कर रही है
इससे निकाल के अपने आप को खड़ा करें और भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में अपने आप को खड़ा करें, ऐसे लोग नहीं हैं तो इस सारी थ्योरी को लेकर लड़ेगा कौन? अगर हम समाज की एक बिखरी हुई चेतना का पोषण करते हैं कि हम सवर्ण हैं, हम अवर्ण हैं, हम दलित हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन कौन भारतीय है पता नहीं। राकेश जी, हाँ, ये जो आपने स्टार्टिंग किया वही सवाल आप फिर से आ गए। मैं मेरे हिसाब से उसका जवाब दूंगा कि ये आपने जो बातें बताई ना, हेलो, ये बातें आपने जो बताई ये सभी रियली हिस्ट्री के बहुत गंभीर पन्ने हैं। इससे भी और गंभीर पन्ना एक ये है कि जब हमारा ये 1930 का जो ठहराव था कांग्रेस का संपूर्ण स्वतंत्रता का, उसको कैसे डंप किया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1942, क्विट इंडिया, सबको जेल में डाल दिया और फिर नेगोशिएशंस चालू हुआ, तब हम लोग इतने कमज़ोर हो गए थे, हमारा आंदोलन। तभी 1946 में हमारा संविधान सभा का गठन हुआ और एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान बनाने के लिए ये गठन हुआ था। लेकिन संविधान बनाने में हमको कहा गया 3 से 4 साल लग जाएंगे, जो लगे। तब तक इंडिया वुड रिमेन एज ए कॉलोनी, हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और दूसरी बार कम्युनल बात हो गई, हिंदू मुस्लिम, तो नेहरू, पटेल और जीना इतने वो लोग अधीरे हो गए कि अभी हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमारे लाइफ टाइम में, हमें पता नहीं है। और तभी उनकी ये जो कमजोरी को बुनाते हुए माउंटबेटन ने बोला कि आपके लिए एक शॉर्टकट है, अगर आपको चाहिए तो ये जो हमारा अभी इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी है उसको ही हम कन्वर्ट कर देते हैं और हम ब्रिटिश संसद में कानून बनाते इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। लेकिन दैट वाज ए बिग फ्रॉड। बिकॉज वो एक के पहले सेंटेंस में लिखा है देयर विल बी 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। दैट इज हमारा 1930 का ठहराव डंप कर दिया। तो डोमिनियन स्टेटस आपको मिलेगा, आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो संविधान जब तक बने तब तक आप सब्र करो। इतनी सब्र नहीं थी और इतना हमको लगा कि जो मिलता है वो ले लो। और डोमिनियन स्टेटस हमने जो लिया दैट वाज वेरी बिग फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। और लोगों को यह कहा गया कि हम आज़ाद हो गए हैं। अब भी आरटीआई हमारे मित्र ने की और राष्ट्रपति को पूछा कि आप 15 अगस्त 1947 में जो आज़ादी मनाते हैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है आपके पास? कोई सबूत है कि हम आज़ाद हुए? लेकिन सबूत नहीं था। ठीक है। देखिए, गांधी जी की तो एक पत्र में मैंने ये पाया, एक लेख में, कि उन्होंने इस आज़ादी मिलते वक्त भी ये बात कही कि ये तो हमें दक्षिण अफ्रीका की तरह दे रहे हैं, यानी औपनिवेशिक स्वराज दे रहे हैं, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो यानी गांधी को तो अवेयर थे कि ये धोखा हमारे साथ हो रहा है। और दूसरी बात जो सीक्रेट मालूम पड़ी कि 48 में तब भी इरादा था कि 48 में आज़ादी देंगे, लेकिन जब मालूम पड़ा कि जिन्ना को टीबी है और जिन्ना मर सकते हैं अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने सोचा इस काम को जल्दी से जल्दी निपटा दो। नहीं तो फिर चांस नहीं। इसलिए सीमा की रेखा भी जो खींची गई वो किसी को पता ही नहीं कहाँ सीमा है, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे ज़्यादा हुए। तो जिन्ना की इस बात से उन्होंने 47 में हमें जल्दी में आनन फानन में आज़ादी दी। तो बहरहाल मैं